नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां देश भर में गैंगस्टर्स के 60 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए के छापे पड़े हैं। बता दें कि पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर नीरज बवाना गैंग पर एनआईए की छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए 60 से ज्यादा गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए ने छापे किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो देश भर में देखिए गैंगस्टर्स के खिलाफ 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है एनआईए के द्वारा, जो कि पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर ये छापेमारी जारी है एनआईए की तरफ से। देखिए गैंगस्टर्स के कई ठिकाने हैं, कई नाम हैं। नीरज बवाना से लेकर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में इसी पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। 60 से ज्यादा ऐसे ठिकाने बताए जा रहे हैं देश भर में जहां इनके ठिकाने हैं, और यहां पर छापेमारी एनआईए के द्वारा की गई है। और जगह देखिए, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह देश भर में इनके गैंगस्टर्स जो है इनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ठिकानों की संख्या 60 से ज्यादा बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी देखिए, गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। देश भर में 60 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में आज जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बता दें कि दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो देखिए, कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चल रही है। तो इसी मुद्दे पर आगे और संगठन को मजबूत करने, पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से देखिए आज जयराम रमेश जो है कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कई और मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की, और ऐसे में एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जाएगी जयराम रमेश की, जिसको लेकर ये मुख्य बातें कहीं ना कहीं जयराम रमेश कहते नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश नजर आए हैं, और उनका कहना था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा का असर आने वाले समय में पार्टी को, यानी कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी जहां जयराम रमेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, लगातार पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कन्याकुमारी से शुरू की गई है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब महीनों तक ऐसे चलने वाली है, और ऐसे में कई कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री यहाँ पर देखिए मौजूद है। ऐसे में पार्टी को कैसे मजबूत करना है, ये पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, आज की भी जानकारी कुछ ये है कि जयराम रमेश कांग्रेस नेता आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12 बजे, और दूसरी तरफ यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के बीच देखिए ये तस्वीरें आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, पैदल मार्च लगाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ। हालांकि देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं, लोग मौजूद हैं, हाथों में कांग्रेस का तख्ती लेकर, फोटोज लेकर, यहाँ पर हेड होल्डर लेकर यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में पुलिस बल भी देखिए मौजूद है, स्थानीय लोग भी मौजूद है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देखिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। देश के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी के कई नेता मौजूद है। कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आतिशी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौती बताई। उन्होंने बताया कि सर्वे में 63% लोगों ने केजरीवाल को स्वीकार किया है, जिससे पीएम मोदी की नींद उड़ चुकी है। पार्टी के परिवहन मंत्रालय पर फिर से एक आरोप लगाया है। 1000 बसों के खरीद फरोख्त को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री यहाँ पे आतिशी जी हैं। आतिशी जी, क्या है पूरा मामला? कभी सीबीआई की जांच आबकारी नीति को लेकर की जाती है, कभी बसों के लिए यातायात जब किया गया तो उसकी जाँच को लेकर भ्रष्टाचार की बात की गई है। देखिए, जो असली इस मैटर का की जड़ है वो एक्चुअली कल रात को सामने आ गई। कल इस देश के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने एक सर्वे किया, और वो सर्वे दिखाता है कि इस देश में 63% लोग अरविंद केजरीवाल को मोदी जी का विकल्प मानते हैं, मोदी जी का चैलेंजर मानते हैं। तो
ये जब सर्वे आया तो मोदी जी की रात की नींद उड़ गई। तो उन्होंने अपनी सब जांच एजेंसियों को बोल दिया, आनन फानन में बोला कि कोई तो केस करो, सीबीआई तो करे, ईडी तो करे, दिल्ली पुलिस तो करे, एलजी तो करे। अब इतना आनन फानन पैदा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि बेचारे एलजी साहब ने एक ऐसा केस उठा लिया बिना फाइल पढ़े। अब जब ये 1000 बसें खरीदी ही नहीं गई जी, यही तो इसमें घोटाला कैसे हो सकता है, ये गणित में समझना चाहती हूँ। अतिशी जी, यही सवाल है कि जब बस खरीदी ही नहीं गई तो भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? क्यों ऐसा फिर किया जा रहा है? जब कुछ हुआ ही नहीं तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो जाएगा? नहीं, हुआ तो कुछ है। हुआ तो ये है कि अरविंद केजरीवाल की देश भर में लोकप्रियता बढ़ रही है। हुआ तो है कि बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से गुजरात तक पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल की चर्चा है, अरविंद केजरीवाल के कामों की चर्चा है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल से, और इसीलिए ये सारे झूठे केस हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेत्री अतिशी से। तो जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही और देश की लगभग 63% जनता केजरीवाल को मोदी जी के टक्कर में चुन रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी। दिल्ली में सांसद फौजिया खान ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सम्मान, बिल्किस बानो और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने शरद पवार को पीएम पद के लिए विपक्ष का चेहरा भी बताया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का 8वां अधिवेशन आज खत्म हो चुका है और तमाम यहाँ पर एनसीपी के शीर्ष नेता मौजूद थे। मेरे साथ फौजिया खान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हुजूम देखा हमने, बहुत ज़्यादा था, रिस्पांस भी अच्छा लगा है आप लोगों को। शायद कई मुद्दों पर आप लोगों ने बात रखी है देश के आगे। हाँ, सारे समस्याएं जो देश के आगे है, किसानों की समस्याएं हैं, हमारे महिलाओं की समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इतनी समस्याएं हैं। हमारे देश के सिक्योरिटी की समस्या है, चीन हर तरफ से हमें घेर रहा है। ऐसे अनेक समस्याओं पर आज चर्चा हुई और बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहे। उसी के साथ ऐसे संकेत भी शायद आप लोगों की तरफ से दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर शायद शरद पवार का जो नाम है वो हो सकता है, जिस तरीके से बार बार हुटिंग हो रही थी। अब लोगों के दिल में ये बात है, जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो तो ऐसा सोचेंगे ही। तो इस तरह से यहाँ विपक्ष का चेहरा शरद पवार, वो तो अब सारे बाकी पार्टियों को तय करना है। हमारी तो इच्छा है, हम तो पार्टी के ही मेंबर्स हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अधिवेशन खत्म हो चुका है और हरियाणा समेत कई राज्यों के पदाधिकारी और सांसद यहाँ पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा सीधे तौर पर अधिवेशन को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंडोला, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली में हिंदी खबर से बात करते हुए एमएलसी अमोल मितकारी ने जेपी नड्डा की वन नेशन वन पार्टी बयान को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी देश को नहीं चला सकती है, देश चलाने के लिए कई पार्टियों की जरूरत होती है और कई विचारों की भी जरूरत होती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी शरद पवार का नाम सामने आ रहा था, क्योंकि वो नाम आगे नहीं रखा गया, शरद पवार ने मना कर दिया। लेकिन आज जिस तरीके से अधिवेशन होता है एनसीपी का, बार बार शरद पवार को लेकर हुटिंग की जाती है प्रधानमंत्री पद के तौर पर। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमल मिटकरी, विधायक है। आज हमने देखा तस्वीर, रिस्पांस भी अच्छा लगा, लेकिन जिस तरीके से हुटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री के लिए शरद पवार के नाम को लेकर, क्या समझे विपक्ष का चेहरा? विपक्ष का चेहरा पवार साहब ही है, और खाली पवार साहब यार, एनसीपी नहीं ये चाहती। देश में जो जो अनेक पार्टियां जो अगेंस्ट बीजेपी के अगेंस्ट लड़ना चाहती है, वो सब पार्टियों का कहना है कि इस देश को अगर कोई दिशा दे सकता है, इस देश की गलत राजनीति को अगर कोई छेद दे सकता है, तो एकमेव नेता है पवार साहब। तो पवार साहब के प्रति दिल में, युवाओं के प्रति दिल में जो आस्था है, वो आज आपको दिखाई दी। आप सब पत्रकार बांधवों ने देखी। अगर मोदी जी और अमित शाह जी की गंदी सियासत को अगर कोई टक्कर दे सकता है पूरे देश में, तो ये 82 साल के युवा योद्धा है जिनका नाम पवार साहब है। हम नहीं चाहते, हम उनके पार्टी के, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। सभी पार्टी के नेता, ममता बनर्जी से लेके जो कोई भी होंगे, छोटे छोटे पार्टी की जो घटक पक्ष है, वो सभी लोग चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व पवार साहब करे, क्योंकि फुले, शाहू, अंबेडकर, यशवंतराव चौहान जी का वो विचार लेके आगे जा रहे हैं। और फैसिज्म को, संघवादी विचारसरणी को, मनुवादी विचारसरणी को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उन लोगों को अगर यहां से भगाना होगा,
तो शरद पवार साहब यही एक नाम है। जेपी नड्डा का स्लोगन शायद आपने सुना होगा, वन नेशन वन पार्टी, इसको लेकर भी जेपी नड्डा का ये बेतुका बयान संविधान के खिलाफ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि जो पार्टी सत्ता में हो उतना ही उसका स्ट्रांग विपक्ष भी हो, और अगर जेपी नड्डा ऐसे चाहते नहीं तो वो तो बकासुर के जैसा हो गया ना। बकासुर खाते रहा और बाद में बकासुर का अंत कब आया उसे भी पता नहीं। तो ये जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट यानी बेतुका बयान है, ये बकासुर जैसा है। वो चाहते कि हमारे महाराष्ट्र में अभी गणेश फेस्टिवल था, कई गणेश जी की ऐसी मूर्तियां बिठाई थी जो कमल पे खड़ी है, यानी गणेश जी भी आपके, चरखा भी आपका, गांधी जी भी आपके, भारत माता की जय भी आपका, वंदे मातरम भी आपका। ये ख्वाब कई जमाने पहले रावण ने भी देखा था, ऐसा ही ख्वाब कुछ जमाने पहले जरासंध ने भी देखा था, बकासुर ने भी देखा था, कौरवों ने भी देखा था, लेकिन उनका विनाश हो गया। और महाराष्ट्र में ये पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसकी जय अभी पूरे देश में फैल रही है। अभी हरियाणा में हम 2024 के चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा के लोगों ने यहाँ पे कहा जेपी नड्डा जी का ये स्टेटमेंट आगे आने वाले पलों में बताएगा कि जेपी नड्डा जी आप जिस घमंड से बात कर रहे हो, श्रीलंका के राष्ट्रपति इसी घमंड में थे, राजपक्षे, फिर क्या हालत हुई आपको सबको पता है। कोई एक पार्टी देश नहीं चलाती, देश सभी पार्टी मिलकर चलाती है। विपक्ष भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। जेपी नड्डा जी ने ख्वाब देखना छोड़ना चाहिए, नहीं तो आने वाले काल में भारतीय जनता पार्टी के आगे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अजीत के साथ तोशी मंडोला, हिंद खबर। कोरोना काल के 2 साल के बाद त्योहारों को लेकर रौनक लौटी तो महापर्व दशहरा की तैयारी भी दिल्ली के लाल किला में तेजी से चल रही है, जिसकी तैयारी लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से की जा रही है। वहीं तैयारियों का हिंदी खबर ने जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। लगभग 2 सालों में जैसे सभी त्योहारों का रंग ही बिल्कुल फीका पड़ चुका था, लेकिन कोरोना के जाने के साथ ही जैसे सभी त्योहारों में एक अलग सी जान आ चुकी है। हम बात करेंगे अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार यानी दशहरे के त्यौहार की बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो कमेटी होती है लवकुश रामलीला कमेटी, किस तरीके से दशहरे के त्यौहार को मनाती है, रामलीला करवाती है। और दिल्ली के सबसे बड़े प्राचीन लाल किला कि पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि इसी के साथ लवकुश रामलीला कमेटी का मंच बनाया जा रहा है, जहां पर सिर्फ आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े लोग जो देश को चलाते हैं, देश की सत्ता में आते और जाते हैं, उनके द्वारा भी कई किरदार निभाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी राजनीति दल के हों, आम हो या बॉलीवुड सिनेमा घरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। हम बात कर लेना चाहेंगे लवकुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, अर्जुन जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर, लगभग 2 साल के बाद ऐसा अवसर आया है जब सब चीज़ों पे बाउंडेशन हटने के बाद रामलीला मनाई जा रही, क्या कुछ है इस बार की तैयारियां? देखिए, लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान 26 सितंबर से लेके और 6 अक्टूबर तक होगी। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लवकुश रामलीला कमेटी हमेशा नएपन के लिए जानी जाती है। रामलीला के माध्यम से इन सारी जानकारियों को, संस्कारों को, धर्म को, सब चीज़ों को बताया जाता है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसको रामायण के प्रति उसका आकर्षण हो। अर्जुन जी, एक और चीज़ की इस बार की रामलीला में क्या अलग है? क्या कुछ टेक्निकल चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो लोगों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके अपनी ओर, और क्या नई चीज़ इस बार आई है रामलीला में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ड्रेसेस। बॉलीवुड के अंदर जो ड्रेस तैयार करते हैं सीरियल्स के अंदर सभी पात्रों की, वही लोग हमने बुलाए हैं और मुंबई से आके वही लोग ड्रेसेस तैयार करेंगे। यही तो वजह है कि लवकुश रामलीला कमेटी अपने आप में सबसे अनोखी, सबसे अद्भुत, सबसे विचित्र और सबसे अलग दिखने वाली है। बिल्कुल, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नयापन लाएं, जिससे पब्लिक और बच्चे हमारे रामलीला से जुड़ें और बच्चे घर में यही कहें कि रामलीला देखनी है तो लवकुश ही देखनी है। चलिए, देखिए, राजनीति दल की हमने बात की थी। हालांकि मनोज तिवारी जो कि बीजेपी से सांसद हैं और लोकप्रिय कलाकार भी रह चुके हैं, वो केवट का किरदार निभाएंगे, लेकिन हम बात उनसे करना चाहेंगे जो कि आम आदमी पार्टी से के नेता भी हैं और ये भी यहाँ पे अंगद का किरदार निभा रहे हैं, ब्रजेश गोयल जी हैं। गोयल जी, राजनीति तो हो गई, सीटीआई के चेयरपर्सन है, व्यापारियों के मुद्दे भी उठ गए, अंगद के किरदार को लेके क्या कहेंगे? देखिए, अंगद का किरदार, वैसे मैं आज से 2 साल पहले अयोध्या व्यापार संघ के अध्यक्ष का भी रोल कर चुका हूं, तो मेरी शुरुआत तो यहाँ पे भी व्यापारी नेता के रूप में हुई थी। और अंगद का रोल रामायण में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार होता है, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर एक किरदार है और मुझे एक रोल का ऑफर मिला है, मैंने एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकार भी किया, बहुत उत्साहित भी हूँ। और मुझे लगता है रामायण रामलीला सही मायनों में जो तमाम राजनेता हैं, सरकारें हैं, पॉलिटिशियन
जनरेशन है उनको तो निश्चित रूप से रामायण और रामलीलाओं का अवलोकन करना ही चाहिए। जिस तरह से भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की और जिस तरह से उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी तमाम लोगों को साथ लेके राज्य किया, ऐसे ही तमाम सरकारों को आवश्यकता है कि समाज के हर तबके को साथ लेके। सरकारों की बात की, आम आदमी पार्टी से आप हैं जो रोल निभा रहे हैं, बीजेपी से मनोज तिवारी हैं रोल निभा रहे हैं, बॉलीवुड से लोग हैं, यानी एक मंच पे आके राजनीति से हट के अब धर्म और देश के लेकर के संस्कारों की बात की जाएगी। देखिए, धर्म, मुझे लगता है धर्म सबसे पहले आना चाहिए। अगर राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। भारत विश्वगुरु तभी बन पाएगा जब राजनीति में धर्म का समावेश होगा। तो रामायण उसके लिए सबसे उत्तम साधन है। और लव कुश रामलीला कमेटी मुझे लगता है इस चीज के लिए विख्यात है। यहाँ प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री, बॉलीवुड सितारे, दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे 4 बार आ चुके हैं और तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। लव कुश रामलीला कमेटी के चेयरपर्सन थे और रामलीला में किरदार निभाने वाले लोग थे। और पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि पूरा बन करके तैयार किया जा रहा है। ये मंच पूरा तैयार हो रहा है, लाल किले के अंदर ये पूरे मंच को बनाया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं है, बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति दल के लोग भी एक साथ हो रहे हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के इस महापर्व दशहरे को मनाया जा रहा है। रामलीला के माध्यम से बच्चों तक उन संदेश को पहुंचाया जा रहा है जिससे लोग जान सके आखिर श्री राम कौन है, हनुमान कौन है और रामायण किस तरीके से होती है, बुराई करने वालों का नाश किस तरीके से किया जाता है। साथ ही अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस लव कुश रामलीला कमेटी जो कि रामलीला का आयोजन किया जा रहा है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और रामायण के बारे में जानकारी अर्जित कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज के निधन पर हर ओर शोक की लहर है। इस कड़ी में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वरूपानंद का निधन सनातन धर्म की अपूरणीय क्षति है। दुख और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से 2 पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण 99 वर्ष की अवस्था में चले गए। वो मात्र एक धर्म के ही नेतृत्वकर्ता नहीं थे, धर्म को ही मार्गदर्शन नहीं दिया करते थे, बल्कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। देश की आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और सनातन धर्म के उत्थान के लिए आजीवन वो प्रयास करते रहे। पूरे अपनी समय ये चाहते थे कि सनातन धर्म का पताका भारत समेत पूरे विश्व में लहराए। चाहे कोई भी सनातन धर्म के विपरीत जाने का प्रयास करता था या करता था, जो सनातन मूल्यों के सिद्धांतों के खिलाफ होता था, उसके खिलाफ वो तुरंत बेबाकी से उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे।